पहले अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपन किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस का पहले डिस्कशन करते हैं। अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा वास्ट अगर सिलेबस किसी का है तो वो आपका अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग का सिलेबस सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़नी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और थोड़ा पोर्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है। मतलब 4 प्रकार की अकाउंटिंग आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है, ऑडिटिंग का सिलेबस सबसे कम है और जबकि वेटेज उसका सबसे ज्यादा है। तो आप लोग है ना बिल्कुल ये मान के चलो ऑडिटिंग का तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक, ऑडिटिंग का एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। मैनेजमेंट सेकंड लार्ज सब्जेक्ट में आता है, मतलब सबसे बड़ा अकाउंटिंग है ना, तो सेकंड नंबर में आपका क्या आता है, मैनेजमेंट, थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स और लास्ट में आपका ऑडिटिंग आएगा। तो इसको मैं एक रैंक दे दूं, अकाउंटिंग को नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं। नंबरिंग क्या है, जो एक नंबर है उसका सबसे ज्यादा सिलेबस है उस हिसाब से मैंने नंबरिंग दी है। चलो अकाउंटिंग ग्रुप में आ जाओ। ये जो सिलेबस दिख रहा है सेम टू सेम सिलेबस आपको नीचे हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग ग्रुप, एक्चुअली अकाउंटिंग ग्रुप यहां पर लिखा है तो इसका नाम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना था। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, डेप्रीसिएशन, फाइनल अकाउंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो जो पहला अकाउंटिंग लिखा है इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो एक इंट्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, डेफिनेशन है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है। ठीक, इतना टॉपिक जो है मैं बोल सकता हूं पूरा पूरा थ्योरेटिकल है। वैसे एमसीक्यू में तो थ्योरी ही पूछता है ज्यादातर, फिर भी ये पूरा प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी। आप अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो या किसी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर है ना ये स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर्स नहीं होते वो सब है ये। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में जब आप आओगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, जर्नल, लेजर, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी चीजें आती है इसमें, है ना। उसके बाद कैश बुक, कैश बुक और बाजू में क्या लिख दिया है, इंक्लूडिंग जीएसटी। बोलने का मतलब वो किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है वो। जैसे जर्नल भी पढ़ोगे तो उसमें भी जीएसटी आएगा। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल करोगे तो उसमें भी जीएसटी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग रहेंगे। ठीक, आगे फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पता ही आपको, ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का बीकॉम क्लियर है और है ही, तो ये तो मैं एक एजम्पशन लेके चलूंगा क्योंकि आप बेसिक चीजें जानते हो, नए नहीं हो। आप कोई क्लास 11th में नहीं बैठे हो कि मैं आप लोगों को एकदम डेप्रीसिएशन का मतलब भी समझाने बैठूं। समझ में आ रही बात। तो डेप्रीसिएशन का बेसिक चीज तो पता है कि 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और डब्ल्यूडीवी मेथड। अपन 17 मेथड पढ़ेंगे जिसमें से मेन 2 मेथड होते हैं, फिक्स्ड और डब्ल्यूडीवी, लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखोगे तो 17 मेथड है टोटल डेप्रीसिएशन। एन्युटी मेथड, डिप्लेशन मेथड, बहुत सारे मेथड मैं आप लोगों को कराऊंगा, नोट्स दूंगा उसमें सब लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाने बोला है हमको, मतलब क्या क्या पूछेगा हमारे से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट एंट्री विथ वेरियस प्रोविजन एंड रिजर्व। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग एनी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख दिया ना, इसका मतलब होता है यहाँ बात किसकी हो रही है, टैली की ही बात हो रही है। हर चैप्टर का हर टॉपिक का नोट्स दूंगा, प्रॉपर नोट्स दूंगा मैं आप लोग, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली आपसे किस बारे में बात करेगा, टैली। फिर आपसे आगे टैली के बारे में पूछेगा कि प्रिपेयरिंग
इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, वाउचर को क्रिएट कैसे किया जाता है। अभी अपनी टैली की बेसिक क्लास हुई थी, उसमें मैंने बहुत लोगों को बताया भी था, आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। क्रिएशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। अब आप बोलोगे ये सारी चीजें तो ऊपर भी लिखी है, वो मैनुअली की बात हो रही थी, ये टैली में कैसे बनता है उसका है ये। ठीक है, अब टैली के डेटा को बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब अपने को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ना है। यहां तक 1 से लेकर 3 तक अगर मैं बोलूं तो ये कवर किस में होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप देखोगे, शेयर एंड डिवेंचर, इसमें इशू पढ़ना है, फॉरफीचर पढ़ना है और री इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये यहां तक एक टॉपिक है। उसके बाद नंबरिंग उसको देनी थी, सी नंबर पे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी लिख देना था, क्योंकि ये अपने आप में अलग टॉपिक है। आप लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ा है सेकंड ईयर में, वहां पर एक टॉपिक पढ़े होंगे लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अलग चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट वो अलग चैप्टर है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक चैप्टर है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर दूसरा चैप्टर है। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखो कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 6 टॉपिक। शेयर का इशू, फॉरफीचर, री इशू, डिबेंचर का इशू, फॉरफीचर, री इशू, मतलब शेयर एक टॉपिक, डिबेंचर एक टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट एक टॉपिक, लिक्विडेशन दूसरा टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर इसके अंदर 2 टॉपिक। मतलब दिख रहा है 3 नंबरिंग, लेकिन अंदर में सब में 2-2 कैटेगरी बटी हुई है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इतना सारा पढ़ना है अपने को। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंस एंड फीचर ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में लिखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। लीफो फीफो वाला पढ़े थे आप लोग, वैसा ही मटेरियल कॉस्ट में वही सारी चीजें हमको पढ़नी, लीफो फीफो वाला जो था। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवरहेड, यहां पर 2 टॉपिक। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब एक चैप्टर होता है मेथड ऑफ वेज पेमेंट नाम से, उसको यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक अगर है आपके पास, पढ़ रहे हो तो मेथड ऑफ वेज पेमेंट के नाम से दिखेगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है पढ़ना, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, रिक्विजिट ऑफ अ गुड वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, टाइम एंड पीस रेट प्लान, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, एम्प्लॉय टर्नओवर, रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम, रोवन एंड हेल्से। 8 उसमें 6-7 मेथड होते हैं वेज पेमेंट की कैलकुलेशन करने के। एक होता है टाइम रेट, एक होता है पीस रेट, एक होता है रोवन, एक होता है हेल्से, एक होता है गैंट टास्क, एक होता है टेलर, एक होता है मैरिक, एक होता है इमर्सन। इतने सारे नाम हैं, जिसमें से यहाँ क्लियरली बोल दिया हम किसका पूछेंगे आपसे, रोवन और हेल्से का बस पूछेंगे। ठीक, उसके बाद ओवरहेड्स। इस वाले टॉपिक के अंदर अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एम्प्लॉय का था, अब अपन किसका पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय मतलब लेबर वाला, अब अपन पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स। डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, मीनिंग एंड मेथड ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मेथड ऑफ असर्टेनमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आ गई बात? यहां तक जो था ना आप लोगों का, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कौन सा पार्ट था पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया है, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले पार्ट में आ जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। सिर्फ रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। दूसरे चैप्टर्स नहीं पूछेगा, बस यही पूछ रहे हैं। और एक लास्ट में अपन ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड इट्स वर्किंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला था ना, टैली पढ़ना है, वैसे एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका अकाउंटिंग ग्रुप है, और अकाउंटिंग ग्रुप ही पूरे सारे ग्रुप में सबसे वास्ट है।
अब अपन बात करते हैं ऑडिटिंग, सबसे छोटा ग्रुप। ऑडिटिंग में इंट्रोडक्शन, ऑडिटिंग की मीनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग के टाइप्स क्या होते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन वालों जो भी अभी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा आप लोग चैट करके पूछ सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल क्लास पहले मैं आप लोगों की लेता था, गूगल मीट पे लेता था। चैट करने का कारण क्या है बता दे रहा हूँ पहले से, कि गूगल मीट में एकदम एट अ टाइम हमारी क्लास चलती है। एट अ टाइम मतलब समझते हो, लाइव एकदम, उसमें 1 सेकंड का भी लैग नहीं रहता। और अभी जो क्लास चल रही है ना, इसमें 5 सेकंड का लैग रहता है। जैसे आप अभी अगर कुछ मेरे से, मैं आपको अभी कुछ बोल रहा हूँ ना, वो आपको 5 सेकंड के बाद सुनाई देगा। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ चैट करके पूछो, तो चैट यहाँ पे लाइव रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑडिटिंग ग्रुप, ऑडिटिंग ग्रुप के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, वर्किंग पेपर एंड एविडेंसेस, ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। ऑडिटिंग में और क्या पढ़ना है, इंटरनल चेक सिस्टम, इसके अंदर आता है इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ऑडिटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे ऑडिट का। ऑडिटर, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज, रेसिग्नेशन एंड लायबिलिटीज, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ऑडिटर की रिपोर्ट, स्टैंडर्ड रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ऑडिट ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट ऑफ नॉन नॉन प्रॉफिट कंपनी, इसके अंदर पहले पॉइंट में लिखा है वेयर फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, और व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज प्रपोज्ड, और वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सारी चीजें अपने को देखनी है। और लास्ट है रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। तीन ही प्रकार के ऑडिट पूछे रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है। मैं यूट्यूब में देख रहा था, एक सर है ना टैक्स ऑडिट पढ़ा रहे थे, मैं नाम से नहीं जानता, ऐसे ही स्क्रॉल करते करते अचानक आ गया था, क्योंकि मैंने अभी सब ऑडिटर का एक दो डाला है वीडियो, तो सजेशन में देते रहता है ना रिलेटेड, तो एक सर का आ गया था, तो टैक्स ऑडिट पढ़ा रहे थे। चलो आगे बढ़े, मैनेजमेंट में आ जाओ। मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे ना, तो मैनेजमेंट भी आप लोगों का है ना अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। मैनेजमेंट से अगर आप यहाँ देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल तक अगर आते हो, तो ये आपका बिजनेस स्टडीज में पढ़े हो आप लोग वो है, या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा था, वो है व्यवसायिक प्रबंध के सिद्धांत। कहाँ तक, कम्युनिकेशन, सॉरी कंट्रोल तक। उसके बाद कंपनी एक्ट हमारे मैनेजमेंट वाले पार्ट में डाल दिया है। तो जो 9th नंबर का पॉइंट है ना, ये कंपनी एक्ट पढ़ना है हमको, कंपनी लॉ था ना आपके में, ये वो है। मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर कंपनी लॉ है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, और यहाँ पर क्या डाल दिया है, कंपनी लॉ। अब कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें अपने को देखनी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आप ऑडिटर बनने जा रहे हो ना, तो आपको इन्हीं सोसाइटीज का ही ऑडिट करने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी आपको मतलब प्रैक्टिकली तो होना चाहिए, एग्जाम पास करने के हिसाब से करोगे ही, लेकिन आपके करियर के फील्ड में भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा बहुत। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट क्या अपना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता है एक सब्जेक्ट था बीकॉम फाइनल ईयर में, आप लोगों को ऑप्शन दिया था, आप उसको ना सिलेक्ट करके मार्केटिंग ले लेते थे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसका सिर्फ है ना आप लोगों से थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा, प्रैक्टिकल का ज्यादा नहीं डाला है उसमें, ठीक। कॉन्सेप्ट, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें हैं। अब मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को पता ही है, मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कंपनी कंट्रोल तक है आपका मैनेजमेंट, ठीक। अब अपन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स ग्रुप में। इकोनॉमिक्स ग्रुप में अगर आप देखोगे ना, आप लोगों को पता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो आपका शुरू से यहां से लेकर कहां तक, यहां तक 3 नंबर तक, ये माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। छत्तीसगढ़ इकोनॉमी प्राइस कंट्रोल,
बैंकिंग इन इंडिया, ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक, ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है आप लोगों का। तो इस तरीके से आप लोगों का मैंने अभी सिलेबस डिस्कस किया कि कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वाइज बांट के तो रखा हुआ है ना, ग्रुप वाइज तो बटा हुआ है। लेकिन आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि बीकॉम के एग्जाम को आखिरी आखिरी में पढ़ के तैयारी किए होंगे, तो अभी मौका है कि आप अच्छे से पढ़ लोगे ना अगर, तो एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज भी तो होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है नॉन कॉमर्स वाले लोगों के लिए है नहीं। तो ये आप लोगों का सिलेबस है। अब आप लोगों को कुछ सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में एंट्री मारूंगा। उन्नति, रजत, नवीन, ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है पूछ सकते हो। आज फर्स्ट क्लास है, कल जो क्लास हुई थी लाइट गोल होने के कारण वो अपलोड 10 मिनट की हुई थी, उसको हटा दिया हूं मैं। आज की क्लास आप लोगों को फर्स्ट क्लास काउंट करना है। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अकाउंटिंग पढ़ना हम स्टार्ट करें तो पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ भी चीजों की बात अगर करूंगा ना, तो मैं आप लोगों से तभी बात कर पाऊंगा जब, मतलब मैं अगर आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूं, तो मेरे को एक एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा जिससे मैं आगे की चीजें आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा, है ना। क्योंकि मैं आगे अगर कुछ भी बोल दिया, और हो सकता है कि आप उस चीज के बारे में बेसिक नहीं जानते हो, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को। क्योंकि हमारा पेपर जो है ना, थ्योरेटिकल तो आएगा प्लस कॉन्सेप्चुअल भी आएगा, है ना। तो आप लोगों का एक काम है याद करना चीजों को। तो याद कौन कौन सी चीजों को की जा सकती है, तो डेफिनेशंस वाला पार्ट है, वो पूरा रट्टा मारना पड़ता है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी। ठीक, डेफिनेशन को तो मैं ये मानता हूं कि डेफिनेशन कौन देता है पहले ये बताओ। जो सब्जेक्ट के बहुत नॉलेज रखते हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो क्या होता है, डेफिनेशन एक ऐसी चीज है, वो इंसान कौन सी स्थिति में कौन सी परिस्थिति में बैठा है और उसके दिमाग में कौन सी बातें चल रही है, उन्होंने क्या पढ़ाई की, कौन से कहां पर है, उसके हिसाब से उन्होंने जो शब्द चुने और अपनी डेफिनेशन दे दी। अब समस्या किसके ऊपर आ गई, पब्लिक के ऊपर। डेफिनेशन का मतलब वही है भाई, आप किसी की भी डेफिनेशन उठा के देख लो, ओवरऑल सबका मीनिंग वही निकलता है, लेकिन वो सामने वाले ने जो शब्द यूज किए हमको रट्टा मारने का टेंशन हमारा है। ठीक है, तो वो तो चीजें हम डेफिनेशंस लिखा है, आपको क्या करेगा मालूम है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक डेफिनेशन दे देगा, बताओ बोलेगा ये कौन से ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, तो आपको याद रहेगा तभी तो, नहीं तो फिर तुक्का मारने वाला काम हो जाएगा। ठीक, तो नोट्स में मैं सारी डेफिनेशन भी कवर करूंगा, लेकिन डेफिनेशन को याद करने वाला काम आप लोगों का रहेगा। तो चलो, एंट्री करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बताना है, उसके बाद अपन किसी टॉपिक में एंट्री करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। तो पहला तो डायरेक्ट एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन का जो टाइप है डायरेक्ट एमसीक्यू, कि बताओ अकाउंटिंग की खोज कब हुई थी, अकाउंटिंग का फादर कौन है फादर अकाउंटिंग का, ल्यूकास पेस्टियोली, यही है नाम। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये याद करके ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। दूसरा आता है आपका एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाला। न्यूमेरिकल वाला जो एमसीक्यू है, दो सब्जेक्ट में आ सकता है, एक तो आपका अकाउंटिंग में आएगा, दूसरा इकोनॉमिक्स में। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके बताओ, जैसे कल इमरान कैलकुलेट कर रहा था, टेस्ट में भी आया था, जिसका आंसर 1.25 कुछ था, बी ऑप्शन था। तो वैसा न्यूमेरिकल आ सकता है ना। न्यूमेरिकल आ सकता है कहाँ कहाँ से, अकाउंट प्लस इको। इको में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो में नेशनल इनकम वाला टॉपिक नहीं है, अगर रहता तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने वाला आ जाता, वो नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो लास्ट में एक टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, याद है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप अगर जाओगे तो वहां पर है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करके छोटा सा पार्ट है, तो मेरे को उसका न्यूमेरिकल का उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन लिख देता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है ना।
अकाउंट बोल दिया ना तो ये कॉस्ट और ये सब आ गया इसमें, ठीक। तीसरे टाइप का होता है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ना आप लोगों को दो स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, एक बात लिखी रहेगी और दूसरी बात लिखी रहेगी, और ऑप्शन में बोल देगा ए 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी सी में लिखेगा 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, और डी में क्या लिख देगा 1 एंड 2 बोथ आर रॉन्ग। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और उस स्टेटमेंट के बेस में आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है, और ये तभी आप पढ़ पाओगे, तभी क्रैक कर पाओगे जब आपने चीजों को थ्योरी पढ़ा है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, उस चीज को आपके अंदर उतारना पड़ेगा तब आप कर पाओगे। जैसे ये पेन है, पेन, और ये मेरी उंगली है, इससे मैं टैब में लिख रहा हूं तो लिखा रहा है क्या? हिल रहा है स्क्रीन लेकिन लिखा रहा है क्या? क्यों नहीं लिखा रहा है? क्योंकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ये इनपुट, ये सिर्फ स्क्रीन में मूवमेंट करा सकता है, लिख नहीं सकता। इसमें अगर मेरे को लिखना है तो मैं किसकी सहायता से लिख पाऊंगा? पेन से ही लिखूंगा तभी लिखाएगा। दूसरी पेन से, या चाबी है, चाबी है, चाबी से लिखूंगा तो लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि वो इनपुट डिवाइस नहीं है। हमारे दिमाग का जो इनपुट डिवाइस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है। ये ध्यान रखना, ये बोल रहा हूं, अब आप लोग कोई 11 12 वाले स्टूडेंट नहीं हो। हमारे दिमाग का इनपुट डिवाइस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है। आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो यहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, चीजों को समझाऊंगा भी, जहां डाउट होगा वो क्लियर करूंगा, मैं टेस्ट लूंगा, मेरा योगदान यहां पर है। लेकिन उन चीजों को पढ़ना और अपने दिमाग के अंदर डालना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब ये इसी मेथड से ही वो चीजें आपके दिमाग में जाएगी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका और एक ही मात्र जरिया है रीडिंग। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना आपका स्टेटमेंट बेस्ड, और एक और बताने वाला टाइप, वो आपका क्लियर होगा। मैं कितना ही समझा दूं, आप समझने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्या होता है वो क्लियर होगा। लेकिन वो जो शब्द शब्द जो, जैसे मैं आपको डेप्रिसिएशन बता दिया, डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, तो मैं अपनी भाषा का अपने शब्द यूज करके समझाऊंगा, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए समझाऊंगा। लेकिन क्या वो लैंग्वेज बुक में लिखी हुई मिलेगी क्या? जो जो मैंने बोला समझ में तो आ गया क्या होता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना। उसको अपने दिमाग में बैठाना है, तो रीडिंग। और जितना अच्छा आप रीडिंग करना, वो 1 2 दिन की हैबिट है, पढ़ते जाओगे तो अपने आप एक हैबिट बन जाएगी आपकी। तो रीडिंग करोगे, उस वही एकमात्र उपाय है। आप लोग देखना कि जितने भी आज के डेट में बड़े बड़े स्पीकर हैं, जो ज्ञान देते रहते यूट्यूब में बैठ के या कहीं पे भी अपना ज्ञान दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है मालूम है? उन लोग रीड बहुत करते हैं, उन लोग पढ़ते बहुत है। उन लोग किसी का लेक्चर देख के आते हैं और किसी को सुना रहे, ऐसा नहीं है। जो आज के डेट में कहीं पर भी ज्ञान दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होगा? रीडिंग। रीडिंग हैबिट डेवलप कर दो, आप यूपीएससी भी निकाल के बैठ जाओगे, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका 3 टाइप का एमसीक्यू के बारे में मैंने बता दिया। चौथा चौथा एमसीक्यू आएगा आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यू जो होता है ना, ये जिन लोगों है ना सीबीएसई वाले स्टूडेंट है, वो क्लास 11 12 में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। उसके बाद से फिर मतलब वो क्वेश्चन है ना कॉलेज लेवल पे तो आपको देखने नहीं मिला होगा। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड में क्या होता है, मैं एक उसका सैंपल दिखा रहा हूं। कल मैं आप लोगों का एक टेस्ट लिया था क्लास स्टार्ट करने के पहले। टेस्ट लेने के पीछे मेरा एक कारण था, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से।
देखो एक क्वेश्चन अपन ला रहे असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन और रीजन। ये दो पॉइंट आपको, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट में तो एक सही एक गलत वाली बात हो जाती है, वो अलग है। मतलब ये जो लिखी हुई है बात, ट्रायल बैलेंस हेल्प इन चेकिंग एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस प्रूव दैट ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर करेक्टली रिकॉर्डेड। मतलब ये असर्शन, असर्शन मतलब कोई कहावत कि किसी ने कुछ बात कहा, अब इस बात को ये जस्टिफाई कर रहा है क्या, मतलब ये स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड है क्या, वो समझना। यहां पर क्या काम कर रहा है, रीजन, हमारी तर्क क्षमता काम कर रही कि नहीं। तो पहले बोलता है ट्रायल बैलेंस हेल्प इन एरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो पहले आपको ट्रायल बैलेंस ही नहीं पता तो आप कहां दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो यहां पर है ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। असर्शन रीजनिंग में तो पढ़ना तो है ही, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पढ़ना बस है, और असर्शन रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्या है समझना, ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो दोनों साइड जो होता है डेबिट क्रेडिट दोनों टैली कर जाता है। और ट्रायल बैलेंस इस चीज का सबूत है कि आपने जितनी भी एंट्रियां करी है वो एरिथमेटिकली वो सही है। तो पहला तो सही है, सही बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस प्रूव दैट ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर करेक्टली रिकॉर्डेड। ये बात गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस उस चीज का प्रूफ है कि सारी एंट्रियां सही सही रिकॉर्ड हुई है। भाई एक एरर होता है, मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं उसको। मतलब एक गलती दूसरी गलती को काट देती है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देती है। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर अगर आपने करके रखा है तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का टैली होना ये मतलब नहीं है कि आपने अकाउंटिंग एंट्रियां सही करके रखी है। ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो रहा है मतलब आपने एरिथमेटिकली आपने सही बनाया, प्लस माइनस में गलती नहीं की हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग एंट्रियां भी आपने सही करी है। कॉम्पेंसेटिंग एरर हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। एरर ऑफ ओमिशन समझते हो, कोई एंट्री छूट गई तो उसका ना डेबिट में इफेक्ट पड़ा ना क्रेडिट में इफेक्ट पड़ा। तो ऐसी एंट्रियां भी ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करती है। तो मतलब पहली बात तो सही है, दूसरी बात क्या है, गलत है। अब क्या ऑप्शन दिया पढ़ो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला तो गलत ही है, हमारा ए सही है आर गलत है। सेकंड पढ़ो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। आर तो गलत ही बात कर रहा है ना, तो ये भी नहीं है हमारा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और लास्ट क्या बोलता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप इसका आंसर लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा आप लोगों से, और ये आज के डेट में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ऐसे वाले, इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, ये सृष्टि क्यों नहीं है आज, ऑनलाइन करिए सृष्टि, ऑनलाइन भी नहीं है। चलो ठीक है, और रिकॉर्डेड देख लेगी बाद में। और किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, चार बात तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, हाँ, मैच द फॉलोइंग वाला। एक होता है पिक्चर बेस्ड, पिक्चर बेस्ड समझते हो। इकोनॉमिक्स में खास करके हो सकता है कि आप लोगों को कोई ग्राफ रफ दे दे, है ना, एक डिमांड कर्व बना देगा, एक सप्लाई कर्व बना देगा, बोलेगा यहां पर से आप ये कैलकुलेट करके बताओ। तो ये एमसीक्यू आने का चांस है, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू। या ये ना देके आपको अकाउंट का कोई क्वेश्चन दे देगा, अकाउंट का कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसका ये निकाल के बताओ। ठीक, देखो पेपर का सिलेबस बता दिया गया है, लेकिन पेपर का पैटर्न के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया है। और अपन तो पूरी पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करेंगे क्योंकि हमको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, यहाँ पे पास होने वाला बात नहीं है, क्रैक करना है। मतलब यहाँ पे अपने को जितने नंबर का पेपर होगा उतने में उतना लाना है। ठीक,
छठवें नंबर पर अगर अगर मैं बात करूं तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी आने का चांस है। केस बेस्ड क्वेश्चन, तैयारी हमको हर चीज की रखनी है। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक अनसीन पैसेज टाइप का कोई अकाउंट का क्वेश्चन दे दिया, बताओ इसका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, बताओ इसका रेशियो कितना आएगा, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बना के दे देगा। तो ये 6 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मेरे को समझ में आता है। और एक आप बोल रहे हो मैच दिस, ठीक है, मैच दिस को मैं केस बेस्ड वाले में ही डाल दूं, ठीक। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप्स। अब अपन एक टॉपिक में एंट्री करते हैं, ध्यान से समझते जाना। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। तो अकाउंटिंग के अंदर अपने को एंट्री मारनी है, तो मैं कुछ भी चीजों की आप लोगों से बात करूंगा ना, तो मेरे को हर बार आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल को बेस लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में किसी भी चीज के बारे में बात करूं, तो मैं आपसे अच्छे से तभी कम्युनिकेट कर पाऊंगा जब मैं एक एग्जाम्पल का एक बेस लेके चलूं। तो अपन एक काम करते हैं, अपनी एक कहानी बनाते हैं। मान लो एक मिस्टर ए नाम के व्यक्ति है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना, है ना। बाकी चीजें है लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने कैपिटल लगाया, मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है। इन्होंने लोन लिया 2 लाख का, कैपिटल लगाया कितने का, 5 लाख का, लोन ले लिया 2 लाख का, ठीक है। इसके बाद अब इनका बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स चालू हो गए। उन्होंने परचेस किया, पूरे साल भर का समरी लिख रहा हूं मैं, उन्होंने पूरे साल भर में 15 लाख रुपए का माल परचेस किया, ठीक। उन्होंने सेल किया पूरे साल भर में मान लो 25 लाख का माल। उन्होंने वेजेस, वेजेस समझते हो ना, वेजेस का पेमेंट किया पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का। उन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दी 2 लाख रुपए की। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया उन्होंने कितना रुपए, 50,000 रुपए मान लो। स्टेशनरी का खर्चा हुआ 20,000 का। और क्या क्या होता है बिजनेस में, उन्होंने ड्राइंग्स किए, ड्राइंग्स 2 लाख रुपए की। ड्राइंग्स के बाद उन्होंने कोई एसेट खरीदी होगी, एसेट खरीदी होगी 2 लाख रुपए की। उस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा होगा कितना परसेंट, 10%। लोन लिए हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किए होंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट किए होंगे मान लो कितना, 50,000। और क्या हो सकता है, और क्या ले, एसेट में आ गया, मैं समरी समरी लिख रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस में अपना वेजेस आ गया, ठीक है। बैंक में पैसा जमा था, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम ले लेते हैं एक अपन। इनको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट का इनकम हुआ। जीरो, 0 पॉइंट में एल लिखा हूं, मतलब वो लाख मतलब 10,000 है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, जितना भी मैंने लिखा, कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपको यहाँ ट्रांजेक्शन दिख रहा है।
इसकी अपन एक समरी में जनरल एंट्री मारते हैं, ठीक है। चलो, पर सबसे पहले 11 के बाद ऊपर में भी था ना 2 ठोक 13, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में एंट्री मारो, नरेशन वरेशन का जरूरत नहीं। पहला कैपिटल, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैपिटल। कितना रुपए, 5 लाख। दूसरा, लोन लिया है बैंक से, तो बैंक डेबिट 2 लाख रुपए का, टू क्या लिखू, लोन 2 लाख। तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, परचेस किया है, तो परचेस डेबिट टू बैंक लिख दो, क्योंकि बैंक चल रहा है, 15 लाख था। ठीक, परचेस के बाद क्या हमारे पास, सेल्स, सॉरी, बैंक डेबिट टू सेल्स, कितने का था, सेल्स अपना 25 लाख का था। 5वें नंबर पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, वेजेस, वेजेस खर्चा है, डेबिट टू बैंक, कितना, 1 लाख। अब वेजेस के बाद क्या हमारे पास, सैलरी, डेबिट टू बैंक, कितना है, 2 लाख। सैलरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी, नंबरिंग इसका 6 7, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू बैंक, कितना, 0.5 लाख। 8वें नंबर में इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है, स्टेशनरी, कितना है ये, 0.2, 0.2। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, कितना, 2 लाख। एसेट खरीदा हमने, एसेट का कोई नाम रख दूं, मशीन बोल रहे थे ना आप, मशीन रख देते। मशीन कितने का था, 2 लाख का, 2 लाख का मशीन खरीदे, टू बैंक 11। डेप्रीशिएशन लगा है, डेप्रीशिएशन कितना लगा है, 10%, तो 2 लाख की मशीन है, 10% निकाल दो, 20,000 होगा, तो डेप्रीशिएशन 20,000, टू क्या लिखूंगा, मशीन 0.2 लाख, ठीक है। अब कितनी एंट्रियां बच गई, 2 बची है, एक इंटरेस्ट की और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की, एक इंटरेस्ट इनकम की। एक मिनट जगह बना लेते हैं। यहाँ लिखो 12 नंबर, इंटरेस्ट खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, कितना, 0.5 लाख। और 13 नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 0.10 लाख, 0.10 लाख, ये हो गया। देखते जाओ ध्यान से, हमने मिस्टर ए की बात करना चालू किया, तो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसके मान लो अकाउंटेंट है। तो ये जो मैंने यहां पर लिखा, इससे आप क्या समझते हो, ये सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारे क्या है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं। मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स मतलब होता है बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज जिसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। मतलब बिजनेस में तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे मैं अभी, ये मेरा बिजनेस है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने की एक्टिविटी में कोई पैसे का लेन देन हुआ क्या, वो बात अलग है, फीस लिए वो बात अलग है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये एक एक्टिविटी है, लेकिन मेरे पढ़ाने को आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है।
बिजनेस में होने वाली कोई भी एक्टिविटी जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, वो सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। और एक होता है इवेंट। इवेंट मतलब वो भी बिजनेस में होने वाली हैपनिंग्स। हैपनिंग्स मतलब घटनाएं, जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो बिजनेस में दो चीजें होती है, एक होता है ट्रांजेक्शन और एक होता है इवेंट। ऐसे ट्रांजेक्शन्स मतलब ट्रांजेक्शन को हम अगर तोड़े तो एक्टिविटीज, और इवेंट को बोलेंगे तो हैपनिंग्स, जिनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिनका मॉनेटरी मेजरमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन और इवेंट। तो पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। आप अकाउंटिंग करने बैठोगे, आपको पता होना, यही नहीं पता है कि किसको ट्रांजेक्शन मानूं किसको नहीं मानूं। आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो तो अकाउंटिंग कहां से करोगे? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? आपने ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या किया? आइडेंटिफाई किया। ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, वो कंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल मतलब आपके ऊपर है करना नहीं करना। लेकिन इवेंट्स जो होते हैं कंट्रोलेबल नहीं है, वो हो जाता है अनकंट्रोलेबल। तो ये जो मैंने करके बताया ना, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स। ठीक। इसके बाद इन ट्रांजेक्शन और इवेंट को मैंने क्या किया? रिकॉर्ड किया। इसको मैंने क्या किया? रिकॉर्ड किया। तो सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। मैंने ट्रांजेक्शंस को क्या किया? रिकॉर्ड किया। क्या इसके पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ था? ट्रांजेक्शन और इवेंट को तो आपने जब पहचाना, पहचानने के बाद आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किए हो, फर्स्ट टाइम उसको आप रिकॉर्ड किए हो, तो ये जिस भी जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा, इस जगह को बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। फर्स्ट टाइम जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। और जर्नल एंट्री ही हमारा ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है। ओरिजिनल या प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज अपने को, मतलब मैं तो अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को। पढ़ाना जब स्टार्ट करूंगा तब हम नोट्स से गो थ्रू करेंगे, और वो चीजें तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी कहानी सुनी हुई है, नहीं तो रिलेट नहीं कर पाओगे आप लोग चीजों को। तो हमने पहले ट्रांजेक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इनको जर्नल एंट्री में क्या किया? रिकॉर्ड किया। फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते, जो भी चीज फर्स्ट टाइम होती है उसको ओरिजिनल बोलते हैं। उसके बाद जो चीजें आ रही है वो सेकेंडरी हो जाती है, डुप्लीकेट बोल सकते हैं ना। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? इसको जर्नल एंट्री। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारा सिलेबस में आ जाओ वापस आप लोग। यहां से देखना आप लोग क्या लिखा है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। क्या लिखा है? जर्नल। इसके बाद में लेजर क्या होता है बताऊंगा, लेकिन लेजर बताने के पहले मैं अब आप लोगों को ये बता रहा हूँ सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है, समझना। कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे पर्टिकुलर एक नेचर का ट्रांजेक्शन बहुत वॉल्यूम में होता है। जैसे आप किसी मार्ट में चले जाओ, शुभम के मार्ट या डी मार्ट या कोई भी विशाल मेगा मार्ट या कोई मॉल में चले जाओ, जहां पर एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। वो क्या होता है? सेल। सेल हो रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सेल हो रहा है। मतलब अगर वहां पे बाकी चीजों की एंट्री को छोड़ दो, सेल की ही एंट्री दिन में 2000 एंट्री हो जाती है। बाकी स्टाफ को सैलरी दे रहे होंगे तो एक महीने में एक बार एंट्री हो रही होगी, रेंट दे रहे होंगे तो महीने में एक बार एंट्री हो रही होगी, लेकिन सेल की एंट्री है ना, बहुत वॉल्यूम में हो रही है। और साथ में परचेस की भी एंट्री भी रेगुलर हो रही होगी। तो क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होने लग जाता है ना, तो हम जर्नल एंट्री में उसको रिकॉर्ड करना सही नहीं समझते। हम उसके लिए उसी जर्नल एंट्री का एक टुकड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो परचेस बुक सुने हो आप लोग? सेल्स बुक सुने हो? तो मतलब हमने अब परचेस बुक बना दी है। हम अब परचेस की एंट्री हम जर्नल में नहीं मारेंगे, हम किस में मारेंगे? परचेस बुक में मारेंगे।
सेल्स की एंट्री हम सेल्स बुक में मारेंगे, जर्नल एंट्री में नहीं करेंगे। मतलब आप वहां पर भी एंट्री किस में कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, लेकिन अब जर्नल करके नहीं दिखाओगे, आपने एक उसके लिए अलग से खाता बना दी, एक पुस्तक बना दी उसकी। समझ में आ गई? तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल मतलब उसमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा हमको, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। जो ट्रांजेक्शन हमारे फ्रिक्वेंटली होते हैं ना उनके लिए हम अलग बना देते हैं। ठीक, बेसिकली बच्चों को अभी आपके सिलेबस के हिसाब से यही सब बुक्स पढ़ाई जा रही है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना। उसके बाद यहां पर अब दो चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एक मैंने क्या लिखा, जर्नल। एक मैंने क्या लिखा, जर्नल। जर्नल मतलब जर्नल एंट्रीज। और सेकंड नंबर पे मैं लिख रहा हूं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यहां ये दोनों बुक्स में हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते, फर्स्ट टाइम, पहली बार रिकॉर्ड हो गया ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद हम क्या करते मालूम है, ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते। हिंदी में जिसको बोलते खतौनी करना, पोस्टिंग करना इंग्लिश में बोलते हैं। पोस्ट कहां करते मालूम है, लेजर में पोस्ट करते। पोस्ट कहां करते हैं, लेजर। मतलब आप जर्नल एंट्री में जो भी एंट्रीज किए वो सीधा उसके बाद कहां जाएगी, पोस्टिंग होके लेजर में। सब डिवीजन ऑफ जर्नल में भी, मतलब परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक नाम बोलना भूल गया, कैश बुक। कैश बुक, कैश वाले ट्रांजेक्शन अगर बहुत हो रहे तो उसके लिए कैश बुक अलग से बना दी जाती है। तो उसकी हम फिर बाद में लेजर पोस्टिंग कहाँ करेंगे, मतलब पोस्टिंग कहाँ करेंगे, लेजर में। मतलब ये दोनों बुक्स जो है हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है। प्राइमरी बोलेंगे तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपसे कोई पूछेगा प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आप क्या बोलोगे, जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल के अंदर जो जो चीज आती है वो। और सेकेंडरी बुक्स की जब बात होगी तो क्या आएगा, लेजर। क्योंकि लेजर में फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं करते हैं, लेजर में फर्स्ट एंट्री जो हो जाती है उसकी पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में और सब डिवीजन ऑफ जर्नल में चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और लेजर में चीजों को पोस्ट किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग, ये दोनों वर्ड में डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो ना आप लोग। क्योंकि लिखे रहता है ना, जब थ्योरी हम पढ़ते हैं ना तो इन जनरल पढ़ लेते हैं, भाई शब्दों का मतलब है रिकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पोस्टिंग मतलब हम उसकी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर रहे हैं। अब लेजर बन गया, तो चलो आप लोगों को लेजर बनाने आता है, आता है कि नहीं लेजर बनाने, भूल गए। चलो अपन अब इनसे क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले पूरा देखो 13 एंट्रीज को पूरा देखो आप लोग। यहां पर क्या डेबिट हुआ, यहाँ पे क्या क्रेडिट हुआ, तो यहाँ दो लेजर बनेंगे, एक बैंक का और एक बनेगा कैपिटल का। यहाँ पे क्या डेबिट हुआ, अब बैंक का ऑलरेडी बना चुके हो ना तो दोबारा बैंक का नहीं बनेगा, अब किसका बनेगा, लोन का। यहाँ परचेज डेबिट हुआ तो परचेज का बनेगा, बैंक मतलब जो चीज रिपीट हो रही है उसका दोबारा लेजर नहीं बनेगा। तो मैं नंबरिंग देते जाऊं, बैंक का एक लेजर बनेगा, दूसरा किसका बनेगा, कैपिटल का, तीसरा किसका बनेगा, लोन का, चौथा किसका बनेगा, परचेज का, छठवां किसका बनेगा, सातवां वेजेस, आठवां सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, मैं ये नंबर में ध्यान चले गया था मेरा। सातवें के बाद आठवां सैलरी है, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, मशीन का बना चुके हो आप। उसके बाद 14 नंबर में और 15 नंबर में, मतलब ये जर्नल एंट्री से आप 15 ठोक लेजर बनाओगे। अभी बना देता हूं मैं, देखो ये नोट्स में आप लोगों को दे दूंगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बार बार आपको फ्रिक्वेंटली रिपीटेटिवली दिख रहा है यहाँ पे, बैंक। तो बैंक वाला बार बार दिख रहा है तो बैंक का थोड़ा सा बड़ा बना देना,
और बाकी सारे लेजर छोटे छोटे बनेंगे आपके। पंद्रह ठुक बनाना है तो मैं एक काम करो, छोटे छोटे पेज को स्प्लिट कर दे रहा हूँ, इससे जगह और समय दोनों बचेगा। दो, तीन, कितने हो गए टोटल? 13 लेजर हो गए ना, 13। अपने को कितने चाहिए? 15। लेजर आ गए। चलो सबका अपन नाम दे देते। पहले वाले का नाम क्या ले ले? बैंक। बैंक के बाद हम क्या लेंगे? कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या था? परचेस। परचेस के बाद क्या था? सेल्स। सेल्स के बाद क्या था? वेजेस। यहाँ लिखता हूँ। वेजेस के बाद सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। उसके बाद क्या था? ड्राइंग्स बोल रहे हो, मशीन बोल रहे हो, ठीक है। ड्राइंग्स, मशीन, डेप्रिसिएशन, फिर स्टेशनरी छूट गया ना? कहाँ था स्टेशनरी? ड्राइंग्स के पहले था। स्टेशनरी। उसके बाद क्या था हमारा? इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, है ना? कैसे ज्यादा बच गया भाई? बीच का कौन कौन सा छूटा है? हो गया। मैं ये तो ज्यादा नहीं बना डाला हूँ ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे कैसे 15 ठोक आ गया भाई? नंबरिंग गलत तो नहीं हो गई है? 1 2 3 4 5 नहीं है, देख रहे हो नंबर? 5, 6, उसके बाद 7, ये 7 रहेगा ना? ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो अभी अपने कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर भी डिफरेंस है। चलो एक एक एंट्री करते जाते, चलो। बैंक डेबिट टू कैपिटल। अब समझना, ये एक जर्नल एंट्री है तो इसमें ये डेबिट हुआ है और ये क्या हुआ है? क्रेडिट। तो जब अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ये अपोजिट साइड में जाता है, डेबिट वाला जाता है क्रेडिट साइड में और क्रेडिट वाला जाता है डेबिट साइड में। तो चलो अपन लगे हाथ दोनों की एंट्री कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट में यहां जाएगा टू कैपिटल, कितना रुपए? 5 लाख। और कैपिटल अकाउंट में जाएगा यहाँ पे बाय बैंक, 5 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। बैंक डेबिट टू लोन लिखा है, तो अब बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप बैंक अकाउंट में जाओ और टू लोन लिख दो यहाँ पे पहले। टू लोन, कितने का लोन था? 2 लाख का था। और लोन अकाउंट में जाओगे, लोन अकाउंट कहाँ है? ये देखो, लोन अकाउंट नहीं बनाए थे भाई अपन, इसलिए गड़बड़ है, एक तो का डिफरेंस आ रहा था ना।
लोन अकाउंट में आ जाओ। लोन में क्या लिखूं मैं? बाय बैंक, 2 लाख। ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद कितना है? परचेस टू बैंक, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेस। कितने का परचेस किए अपन? 15 लाख का। और परचेस कहीं दिख रहा है आपको? 15 लाख, ठीक है। परचेस के बाद क्या है हमारे पास? सेल्स। सेल्स में पैसा आया है, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। कितना आया? 25 लाख। और सेल्स बना लो एक तो यहाँ पे। अब सेल्स में क्या लिखो अब यहाँ पे? बाय 25 लाख। इसके बाद क्या है? वेजेस। पैसा जा रहा है वेजेस से, तो बाय वेजेस कितना गया? 1 लाख। और आप यहाँ पे वेजेस अकाउंट खोल लो। क्या लिखूं मैं? टू बैंक, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास? यहां तक हो गया। इसके बाद क्या है? सैलरी। सैलरी टू बैंक, तो यहाँ पर लिख लो बाय सैलरी। बाय सैलरी कितना दिख रहा है आपको? 2 लाख। और सैलरी बना लेते हैं टू बैंक, 2 लाख, ठीक। सैलरी के बाद क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी कितने कितने का था? इलेक्ट्रिसिटी था आपका 50,000 का, और ये था कितना? 20,000 का। तो यहाँ लिखोगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बाय स्टेशनरी, 0.50 और ये 0.20। इसमें आ जाओ, यहाँ लिखोगे टू बैंक 0.50, और यहाँ टू बैंक 0.20। अभी आगे कुछ सीखने मिलेगा ना आप लोगों को। उसके बाद ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स के नाम के एक लेजर बना लेते हैं। टू बैंक कितने का ड्राइंग्स है? 2 लाख का। और यहाँ बाय ड्राइंग्स लिखो, 2 लाख। ड्राइंग्स के बाद क्या है? मशीन खरीदे, तो यहाँ लिखोगे बाय मशीन। कितने की खरीदे थे मशीन? 2 लाख की मशीन थी। और मशीन अकाउंट बना लेते एक तो अपन, टू बैंक, कितना? 2 लाख, ठीक है। अब अपने को मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो डेप्रीसिएशन लगा है तो मशीन और डेप्रीसिएशन में ही होगा ना इसका, तो एक डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लेते पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन, और यहाँ लिखेंगे टू मशीन। कितना रुपए है? 20,000। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया हमारा? इंटरेस्ट एक्सपेंस है और एक तो इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 50,000 का। इंटरेस्ट इनकम कितने की है? 10,000 की। बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था? 50,000 का। और टू इंटरेस्ट इनकम कितना था? 0.10। अब आप दो ठो लेजर यहाँ पे खोल लो। यहाँ टू बैंक आएगा यहाँ पे, और यहाँ बाय बैंक आएगा, ठीक। एक लेजर एक्स्ट्रा बन गया था, उसको हटा दे रहा हूँ। तो ये मैंने अभी क्या करा बताओ? अभी मैंने क्या किया? ये जो काम किया
ये जो था ये वाला काम, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला काम। ये जो काम किया ये मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये अभी ये जो काम किया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अब अपन क्या करेंगे, पोस्टिंग करने के लिए सारे अकाउंट, पोस्टिंग तो हो गया, अब अपन लेजर की बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। अब यहां पर सब लोग गलत हो जाते हैं, सब लोग नहीं मतलब ज्यादातर लोग। चलो अभी मैं बैंक अकाउंट को छोड़ रहा हूं, लेजर का अपन अभी क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग। तो दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। तो अभी बताओ, एक साइड तो दिख रही है एंट्री, एक साइड दिख रही है क्या आपको, नहीं। तो हम यहां लिखेंगे 5 लाख, और यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन सीडी, कितना रुपए, मतलब एक तराजू है मान के चलो, एक तरफ बट डाल दियो तो बराबर करने के लिए उधर भी कुछ डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, उतना बैलेंस डाल दिया। 5 लाख कहां से आया, इसके बराबर की अमाउंट है, तो ये बैलेंस हो गया 5 लाख। अब ये जो बैलेंस आया है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है रजत, ये जो बैलेंस आया है डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है रजत, आपका आंसर क्या है, क्रेडिट बैलेंस। उन्नति, क्रेडिट बैलेंस आपका, जी बैलेंस कौन सा है, मतलब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। आप लोग बताओ मेरे को, सिद्धार्थ, श्रिया, दुर्गेश, दिव्यांशी, अमन, इमरान, उर्मी, रितिका, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, मैसेज करो। क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। समझना, ये बैलेंस इधर क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था डेबिट साइड के टोटल से। तो ये जो बैलेंस बचा है ना, क्रेडिट साइड की बैलेंस लेके आया है। तो क्रेडिट बैलेंस दिखता डेबिट साइड में लेकिन होता क्रेडिट है। आप किसी भी लेजर को जैसे टोटल मार लो, जैसे इसको टोटल मारेंगे तो यहां पर भी बैलेंस आपका कौन सा आएगा भाई, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा था डेबिट का कम था, है ना। तो मैं बैलेंस बैलेंस को ना हाईलाइट कर दे रहा हूं आगे। अब इधर देखो किधर का टोटल ज्यादा है, इधर किसका टोटल ज्यादा है, डेबिट का। तो इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना रुपए, 15 लाख। तो इधर किसका बैलेंस आ गया ज्यादा, डेबिट साइड का, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस दिखता क्रेडिट में है लेकिन होता डेबिट है। सबका ऐसे करते जाते हैं, चलो अब। बैलेंस सीडी 25 लाख को हाईलाइट कर दो। यहाँ क्या लिखूं, हेलो जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण भैया।
हो गया सबका? ठीक है। मशीनरी का बचा है ना? मशीनरी का ले रहे हैं। मशीनरी में आ जाओ। इसका बैलेंसिंग कैसे करेंगे? इधर तो दोनों साइड में आपको अमाउंट दिख रही है, तो इधर करेंगे 2 लाख, जो बड़ा टोटल होता है उसी को दोनों जगह लिखते हैं। तो यहाँ पर अब 2 लाख और 20,000 में कितने का डिफरेंस आता है? 180 का। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 1.80L। ठीक है, ये आपका आ गया इधर का बैलेंस। ठीक, डिफरेंस निकाले अपन ने। अब अपन कैश का भी कर लेते हैं। कैश का मतलब इसका, अब आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा, तो पहले क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल मारते हैं। तो आप लोग एक बार रफ में टोटल मारो। अच्छा, एक मिनट ना, मैं ही कर देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, जय श्री कृष्णा। हाँ भैया। हाँ, कितना परसेंट बना? अच्छा अच्छा। मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन लगाऊं भैया, मैं क्लास ले रहा था। हाँ ठीक है ना भैया, मैं थोड़ी देर में लगा रहा हूँ आपको बस। हाँ हाँ। 23,20,000 आया, और इधर का कितना आ रहा था? 32,1। तो जो बड़ा वाला टोटल होता है ना, उसको दोनों जगह लिखते हैं। 32.1, 32.1। अब जो छोटा वाला जो आया था 23,20 था, 9 आएगा क्या? मतलब मेरा बोलने का ये है कि इधर का टोटल आ रहा है 32.1, और इधर का आ रहा है 23.2 आया। तो जो बड़ा वाला टोटल होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंस में डाल देंगे। तो 8.9 आ रहा है ना। अब ध्यान से देखते जाओ। ये थोड़ा सा समय लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ सिखाना था। एक जो चीज मैंने आपको बताई कि अपन ने जो किया उसको पोस्टिंग बोलते हैं। फिर अपन ने दोनों बैलेंसिंग करके बैलेंस निकाला। फिर बैलेंस निकालते समय बताया कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं। ठीक है। अब अब अपन एक क्या करेंगे मालूम है, छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सारे लेजर्स को देखते जाओ, और अपन उनके बेस पे क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। अब आपको पता है डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, तो डेबिट साइड में उसकी अमाउंट आएगी। क्रेडिट बैलेंस जिसको बोलते हैं उसकी अमाउंट किधर जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो लाइन से लेते जाते हैं। सबसे पहले नंबर में हमारा लेजर क्या था, बैंक। तो बैंक का बैलेंस क्या था, डेबिट की क्रेडिट? इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, और दिख रहा है क्रेडिट साइड में, लेकिन बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो आप यहाँ पर लेजर का जो नाम है वो लिखोगे बैंक, और यहाँ लिखोगे कितना, 8.9। ठीक। वैसे सारे लेजर का अपन को बैलेंस को, जो क्रेडिट वाला होगा क्रेडिट में, डेबिट वाला होगा डेबिट में डालना है। कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ लिखोगे कैपिटल 5 लाख। फिर क्या था अपना, लोन। लोन के बाद, लोन के बाद था परचेस। परचेस के बाद क्या था, सेल्स। सेल्स के बाद क्या था, सैलरी। हाँ वेजेस था, सॉरी, वेजेस। वेजेस कितना था, 1 लाख का था, चेक कर लो। वेजेस, परचेस के बाद सेल्स है, सेल्स के बाद वेजेस है, ठीक है। उसके बाद क्या अपना, सैलरी। सैलरी कितनी है, 2 लाख। सैलरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या था, स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद क्या है,
स्टेशनरी के बाद क्या है अपने पास? ड्राइंग्स, 2 लाख का। स्टेशनरी के बाद ड्राइंग्स है ना। ड्राइंग्स कितने का था? 2 लाख का। ड्राइंग्स के बाद क्या है हमारे पास? मशीनरी। मशीनरी के बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन के बाद क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम। ये कितने का था? 0.50 और ये 0.10। ये हो गया। चलो अब आप दोनों साइड का टोटल मारो। ये आ रहा है 32.1। इधर का भी वही आना चाहिए, 8.9 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0.2 प्लस 2 प्लस 1.8 प्लस 0.2 प्लस 0.5, 32.1। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया आपका। तो अभी मैंने क्या किया मालूम है? ट्रायल बैलेंस बना के मैंने चीजों की समरी करी। चीजों को मैंने क्या किया? समराइज कर दिया। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या था? रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या था? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद अब मैंने चीजों को क्या कर दिया? पोस्टिंग का अगर मैं एक नाम दूं, मतलब मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन्स था उनको सबको क्लासीफाई किया था। तो पोस्टिंग स्टेप में नहीं आएगा, स्टेप में आएगा क्लासिफिकेशन। जब आप लेजर की पोस्टिंग करते हो तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब है कि हमने अब ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? समराइज कर दिया। तो समराइजेशन की पहली स्टेप होती है ट्रायल बैलेंस। अब समराइजेशन की दूसरी स्टेप आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब आपको मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब सुनते जाओ एक चीज। आप लोग जब क्वेश्चन बनाते थे, याद है ट्रायल बैलेंस का? कभी बनाए होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन में ना ये बैलेंस दे देता था निकाल के, लिस्ट बना के, और उन्हीं का यूज करके आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते थे। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आज पहली बार ये समझा होगा कि लाइन से, जर्नल एंट्री से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग जब बनाते रहे होंगे ना क्वेश्चन, तो आपको क्या मिल जाता था? ये बैलेंस निकाल के दे देता है। उसका याद रट्टा मारते थे आप लोग कि डेबिट में लेते कि क्रेडिट में, है ना। जैसे कैपिटल क्रेडिट में आता है, कैश डेबिट में आता है, ऐसा करते थे। लेकिन वो डिपेंड करता था बैलेंस के नेचर के ऊपर। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट में जाता है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट में जाता है। अब अपन जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हम मान के चल रहे कि यहां पर अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। कारण क्या है कि बिजनेस नया चालू हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक का सवाल ही नहीं उठता। और हम ये मान के चले कि पूरा माल बिक गया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी सवाल नहीं उठता। ठीक है, ये अपन मान के चल रहे हैं। और मैंने जैसे ही आज की कहानी स्टार्ट करी थी, तो मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो अभी हम ये जो बना रहे ना, वो उसी उसी मंजिल के तरफ बढ़ रहे कि प्रॉफिट कितना हुआ वो देखने के लिए। ठीक है, तो हम अभी बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू परचेस। परचेस कितने का था? 15 लाख का। टू वेजेस। वेजेस कितने का था? 1 लाख का था। बाय सेल्स, 25 लाख का सेल्स था। बस, और कुछ नहीं आएगा इसमें। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है नहीं। 25 लाख, 25 लाख, और यहाँ आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आता है? 9 लाख आएगा क्या? 25 माइनस 16। चलो पीएल अकाउंट बनाते हैं अब अपन। पीएल बना लेते हैं। पीएल में यहाँ आएगा बाय, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे उतरेगा 9 लाख का। अब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे वो ट्रायल बैलेंस ही देख लो। 1 2 ये नहीं था,
कहाँ से चालू होगा? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये सब था, लिखते जाओ। सैलरी कितने की थी? 2 लाख। टू इलेक्ट्रिसिटी कितने का था? टू स्टेशनरी 0.20। और क्या था खर्चे में हमारे पास स्टेशनरी के? बट सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी हो गया। ड्राइंग्स तो यहाँ आएगा नहीं। मशीन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का है? ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? बाय इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें। इसका टोटल मारो, आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 9,10,000। यहाँ आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट 9.1। हाँ, पाँच सात आ रहा है मेरा तो, चेक करो आप भी। 5.7 आ रहा है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट अपना आ गया 5,70,000। ठीक है, अब अपन फटाक से बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैपिटल, कैपिटल कितना था अपना? 5 लाख का था। प्लस क्या करते हैं इसमें? नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं। 5.7 माइनस क्या करेंगे? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने का था? 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद लोन लिया था हमने। लोन कितने का था? 2 लाख का। ठीक, और कुछ थोड़ी है आने के लायक, बस। उसके बाद एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में अपने पास क्या क्या था? मशीन, मशीन कितने की थी? 180 की थी। बैंक, बैंक बैलेंस कितना था हमारा? 8.9। ठीक है, बैंक बैलेंस कितना था हमारा? 8.9। इसका कितना आ रहा है? 5.5 प्लस 5.7 माइनस 2, ये आ रहा है आपका कितना? 8.7। अब टोटल मारो दोनों साइड का। 8.7 प्लस 2 करोगे तो कितना आता है? 10.7 आता है। और उधर करोगे तो 1.8 प्लस 8.9 करोगे तो ये भी कितना आएगा? 10.7। ये बैलेंस शीट बन गई हमारी। मतलब हम जो बिजनेस किए शुरू से लेकर अभी तक, उस बिजनेस में हमको 5,70,000 का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। और हमने कैपिटल लगाया कितने का था? और वो कैपिटल बढ़ के आज के डेट में कितने का हो गया? तो जो हमने अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया ना, ये इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, ये बिजनेस की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब हमारे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो बताता है। और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट बताता है। हमारी पोजीशन पहले क्या थी? 5 लाख। अब आज के डेट पे बढ़ के कितने की हो गई वो? 8,70,000। मतलब हमारी पोजीशन बढ़ी है। तो पोजीशन बढ़ी क्यों है? क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरा एक अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। अब एक बार वापस से अगर मैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। उसके बाद अगला क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां करते हैं? लेजर में करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? समराइज। तो समराइजिंग की पहली स्टेप क्या होती है? ट्रायल बैलेंस। ये स्टेप होने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्या बनाते हैं? सेकंड स्टेप में समराइजिंग करते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन बन। अभी बना दिए, सब कर दिए, तो इसका क्या करेंगे? फ्रेम करा के टांग देंगे ऊपर में। हम ये बनाए क्यों? क्योंकि हमको जानकारी चाहिए थी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हम ये नहीं बनाते तो प्रॉफिट नहीं पता चलता हमको। मतलब मैं अगर इस बिजनेस का ओनर हूं, मतलब मैं, मतलब मिस्टर ए अगर इस बिजनेस का ओनर है,
तो उसको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ही पता चला कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ। मतलब सबसे पहला यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है? मिस्टर ए। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बात कर रहा हूं, मतलब मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आप लोगों से सबसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लास्ट में क्या करते हैं मालूम है? कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेट। किसको करते हैं? यूजर्स को। कम्युनिकेट मतलब जैसे आप किसी को एक लेटर लिख के दोगे 2 दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र, पढ़ के क्या समझेगा कि 2 दिन छुट्टी मांग रहा है। तो वैसे भी मान के चलो एक प्रकार का एक स्टेटमेंट है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में 5,70,000 का प्रॉफिट हुआ है, हमारे बिजनेस की पोजीशन आज के डेट में ये है। तो हमारे बिजनेस के यूजर को हम लास्ट स्टेप में क्या करते मालूम है? कम्युनिकेट करते। सॉरी, सेकेंड लास्ट स्टेप में कम्युनिकेट करते। हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजर कौन कौन होते हैं? एक तो हम खुद ओनर। दूसरा, अब मेरे को लोन की जरूरत है, मैं बैंक में जाऊंगा तो मेरा चेहरा देख के लोन दे देगा? मतलब लोन तो क्या मंगाएगा वो मेरे से? जाओ भाई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ। समझ में आई बात? उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएगा। और हमारे बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजर कौन है? पार्टनर्स हो गए। मान लो किसी को पार्टनर बनाना है तो वो देखेगा भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है तभी तो कोई आपका पार्टनर बनेगा। मान लो आपका बिजनेस एक कंपनी है तो किसी को पैसा लगाना है, वहां पे इन्वेस्ट करना है तो शेयर होल्डर। आप इनकम टैक्स पटाते हो, जीएसटी का पटाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को पटाना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। मतलब ये डिफरेंट यूजर्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक बात को लिखना, मैं इससे एक नई कड़ी जोड़ने वाला हूं अभी, नई कड़ी। यहाँ पे क्या लिख दिया? यूजर्स। ठीक है, इससे मैं एक नया लिंक अभी निकालूंगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मेरे को लग रहा है, मेरा इस साल उम्मीद था कि मैं 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट कितने का कमाया? 5,07,5,07,000 का। मतलब प्रॉफिट मेरे अनुमान से कम था। अब मैं देखूंगा कि मेरे को प्रॉफिट कम क्यों हुआ। एनालिसिस कर रहा हूं मैं, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं चीजों का कि मेरे को प्रॉफिट कम क्यों हुआ। मैंने सेल कम की करी होगी, या फिर परचेज ज्यादा करी, या फिर मैंने खर्चे ज्यादा कर दिए। अब इससे रिलेटेड मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं और उससे रिलेटेड अब मैं क्या करूंगा, आगे मैं फ्यूचर में डिसीजन लूंगा जिससे मैं वो चीजों को जो गलत हो गया उसको दोहराऊं ना। और जो चीज मेरे टारगेट थे, अब मैं 10 लाख प्रॉफिट कमाने का टारगेट था, मैं तो कोशिश करूंगा कि अगले साल में माल 25 के बदले 30 में बेचूं। तो मतलब मैं एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसके बेस पे मैं आगे क्या कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, बजट बना रहा हूँ। ये पूरे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। अब मैं यहीं से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। किससे? यूजर्स। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं अपने आप को ऑडिट में। ठीक है, अपन अकाउंटिंग में थे, अब अपन ऑडिट में आ रहे। सुनो, यूजर्स। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, सब किया। यूजर्स कौन कौन होते हैं मैंने बताया, ओनर होता है, पार्टनर्स होते हैं, बैंक होता है, ये दुनिया भर के लोग हमारे यूजर्स है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आपसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट कम दिखाओगे, क्योंकि कम प्रॉफिट दिखाओगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट वाला आपसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा तो वो आपका क्या चेक करता है? सेल्स चेक करता है। इनकम टैक्स वाले को आपके किससे मतलब होती है? प्रॉफिट से। और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले को आपसे किससे मतलब होती है? सेल्स से। तो आपको कम टैक्स पटाना है तो आप क्या करोगे? मतलब करता नहीं है, ऐसी प्रैक्टिसेस चलती है मार्केट में कि प्रॉफिट को आप कम दिखा रहे हो, सेल्स को आप कम दिखा रहे हो, जिससे आपको टैक्स कम देना पड़े, है ना। और यहीं पे अगर आपको बैंक वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा तो आप सारी चीजें बढ़ा बढ़ा के दिखाओगे, क्योंकि गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता है। आप अपने आप को अच्छा दिखाओगे, मतलब एक ही आदमी, एक ही बिजनेस, लेकिन उधर कुछ और दिखा रहे, इधर कुछ और दिखा रहे। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है वो, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। उसको क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बदमाशी करते हैं बिजनेस के ओनर लोग। तो ये यूजर्स जो है, यूजर्स, अगर मैं अपनी ही चीज का करने वाला हूं तो मैं तो सब 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 सही सही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन किसी और को अगर मेरे को देना है तो वहां बदमाशी कर सकता है ओनर। तो यूजर्स लोग जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं? मतलब वो ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप तो भाई अच्छा ही बताओगे ना,
खराब तो कोई नहीं बताएगा। या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्यों भरोसा करेंगे आपके ऊपर कि आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो सही है? जीएसटी वाला क्यों मानेगा कि आपका सेल जो दिखाया वो सही है? तो यहां पर एक ऑडिटर का रोल प्ले हो जाता है। ऑडिटर यहां पर किसका काम आ जाता है? ऑडिटर। ऑडिटर एक ऐसी अथॉरिटी होती है, ऑडिटर एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगी? वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, और उसके बेस पे अपना एक रिपोर्ट देंगे। क्या देंगे वो? रिपोर्ट। और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक क्यों करेंगे और कैसे चेक करेंगे उसको? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक वो आदमी तभी कर रहा है जब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज है। आप एग्जाम देते हो तो आपका पेपर अकाउंट का पेपर है, तो हिंदी वाले टीचर से चेक करवाते हैं क्या? हम लोग अकाउंट के ही जानकार टीचर से कराएंगे ना। तो जो ऑडिटर होता है उसको इस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में नॉलेज होता है, तभी वो उस चीज को चेक करने के लायक होता है। इसीलिए अभी आप लोग कौन से पोस्ट में बैठे हो, मतलब किसकी तैयारी कर रहे हो? सब ऑडिटर। बीकॉम वाले को ही क्यों बुलाया गया है, दूसरे को क्यों नहीं बुलाया गया है? क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ही यहाँ पे रखा जाना है। और आप लोग सब ऑडिटर हो, ऑडिटर नहीं हो। मेन ऑडिटर कोई और होगा, आप उसके अंदर में काम करोगे। फिर फ्यूचर में जब प्रमोशन होगा तब आप अपनी पोजीशन बढ़ाते जाओगे। ठीक है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, अगर आप अभी ग्रेजुएट हो तो जितना जल्दी हो सके मास्टर्स कर लेना। फ्यूचर में प्रमोशन की बात आएगी या कुछ भी होगा तो वो आड़े मत आ जाए फिर आपके। मास्टर्स कर लेना जैसे भी, अगर आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है तो, नहीं भी होती तो भी कर लेना। तो ऑडिटर क्या करेगा? इसकी डिटेल्ड चेकिंग करेगा पूरा, और चेकिंग करने के बाद एक रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि मैं ऑडिटर ये हूं और मैंने पूरे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया है, और मुझे ये सारा जो डिटेल है वो ट्रू और फेयर दिखता है। क्या दिखता है? ट्रू और फेयर। सत्य, ट्रू मतलब क्या? सत्य, और फेयर मतलब उचित। फेयर ट्रू मतलब जो भी इन्होंने दिखाया वो सही दिखाया, गलत नहीं दिखाया। और फेयर मतलब जो चीज जितने वैल्यू की है उसी वैल्यू पर दिखाया है, अनुचित चीजें नहीं दिखाई है। जैसे बिल्डिंग थी 10 लाख की, लिखे हो 5 लाख, तो बिल्डिंग दिखा रहे हो ट्रू है, लेकिन उसकी वैल्यू भी सही दिखा रहे हो, वो फेयर है। ठीक है। तो ट्रू और फेयर आपने यहां पर दिखाया, ये रिपोर्ट में लिखा है। अब ये वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इससे फिल्टर होके जब आएगा तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। इसके पहले वो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था? अनऑडिटेड था। अब वो क्या बन जाएगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद जब यहां पर इनके पास जाएगा तो ये, इसमें इसकी साइन रहती है, तो ये अब क्या कहलाएगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ट्रस्टी, मतलब उसको आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो ये आप लोगों का एक पूरा ऑडिट करने का पर्पस होता है। ऑडिट क्यों करते हैं? ठीक। अब आप लोग को बेसिकली बिजनेस का ऑडिट करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। आपको सोसाइटीज और गवर्नमेंट की जो संस्थाएं होती है, एनजीओज होते हैं, उनका ऑडिट करने जाना है। क्या होता है देखना, सोसाइटी, और खास करके मैं बात करूं सोसाइटी और एनजीओ की, इन लोग क्या करते हैं? सोसाइटी और एनजीओ, इनको फंड आता है कहीं से। जैसे कोई सोशल वर्क कर रहा है तो डोनेशन आया। जैसे आप लोग सुने होंगे डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। उसमें क्या होता है, इन लोग बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग व्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले गवर्नमेंट से पैसा आता है उनके पास। तो क्या फंड का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझे मेरी बात? पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऑडिटर का फिर यहाँ पे जवाबदारी बन जाता है कि उस चीज को चेक करो, नहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमको देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर जहां पे भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वहां पर क्या बनाए जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है। जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो उसकी सत्यता को चेक करने के लिए किसका रोल होगा? ऑडिटर। अब ये ऑडिटर जो है ये आप बनने वाले हो। ठीक है, ये आप बनने वाले हो। तो ऑडिट क्यों कराया जाता है, समझ में आ गया ना? अब मैं बात करूंगा, अभी अपन ने बात करी बिजनेस की, तो बिजनेसमैन क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो एनपीओज होते हैं, एनपीओ मतलब गैर व्यापारिक संस्था, इन लोग अपना क्या बनाते हैं मालूम है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता।
सेकंड नंबर में बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये चैप्टर है हमारे में, पढ़ेंगे अपन। और इसके बाद अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस तक चीजें वही रहती है, समझना मेरी बात, ट्रायल बैलेंस तक चीजें वही रहेगी। ट्रायल बैलेंस के बाद गाड़ी ट्रैक चेंज कर लेती है। उन लोग क्या बनाते हैं, जो गैर व्यापारिक संस्था है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये बनाते हैं। और आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको जब गवर्नमेंट वाले भेजेंगे ना ऑडिट करने, कभी भी ट्रेडिंग पीएल देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्हीं का ही ऑडिट करना है। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रकार का पीएल अकाउंट ही है, मान के चलो। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया हम जो पढ़ने वाले हैं उसका, ठीक। आप लोगों को कुछ डाउट है पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों, आप लोग, रजत, उन्नति, नवीन, सिद्धार्थ, दुर्गेश, अमन, इमरान, उर्मी, श्रिया, दिव्यांशी, खुशी,